गुलाम नबी आज़ाद साहब का रिजाइन करना, कांग्रेस पार्टी से इतने बड़े कद्दावर लीडर का एकदम से अलग होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। हम जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है पिछले 2-3 सालों से, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था, इन सब चीज़ों के ऊपर हम अपनी राय रखते हैं। हम यहाँ के जिम्मेदार शहरी हैं। हमारे जम्मू कश्मीर को आखिर किस किस्म से, किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है और कैसे इसको बचाया जाए, इस सब के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हमारे जम्मू कश्मीर में बात करना, उसके ऊपर पाबंदी बहुत ज़्यादा है। अब कुछ बचे खुचे जो बेदाग हैं और बेबाक भी हैं, बात करते हैं। अगर वो भी चुप हो गए तो जम्मू कश्मीर का खुदा ही हाफिज होगा। दोस्तों, आज़ाद साहब एकदम से टेलीविज़न चैनल पे आकर, खास करके रिपब्लिक भारत पे आकर, और उनके करीबी साथी गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब रिपब्लिक भारत में आकर बयानबाजी शुरू करते हैं। कल तक जो राहुल जी और सोनिया जी कहकर पुकारते थे उन्हें, आज वो राहुल जी नहीं, वो राहुल, वो सोनिया, इस तरह कहकर पुकारने लगे। कल तक जो आप करके बात कर रहे थे, आज वो तू तड़ाका करके राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल करें ये लफ्ज। दोस्तों, एकदम से ऐसी कौन सी चीज हो जाती है जो कल तक आप बहुत साफ और शफाफ होते हैं और बहुत बड़े महान होते हैं, और दूसरे ही दिन आपके लिए वो महान व्यक्ति कुछ भी नहीं रहता है और वो जीरो हो जाता है। कल तक जो सोनिया जी और राहुल जी करते थे, आज अचानक से राहुल जी और सोनिया जी उनके लिए कैसे इतने बुरे हो गए कि वो खुलकर और बिल्कुल ओपनली उनके खिलाफ बोलने लगे। और क्या 50 साल की राजनीति में गुलाम नबी आज़ाद साहब को ये नहीं लगा कि वहां कोई चपरासी फैसला करता है? कांग्रेस अनपढ़ों की जमात है। और जब उन्हें लगा कि मोदी साहब ही राहुल जी से बहुत अच्छे हैं, तो फिर उन्होंने मोदी साहब को ज्वाइन क्यों नहीं किया? बहुत तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपब्लिक टीवी पे जमकर कवरेज दी जा रही है, जी न्यूज पर कवरेज दी जा रही है इस पार्टी को। और एक और ड्रामा कि आजाद साहब ने जो ही रिजाइन किया, तो कांग्रेस के जो पहले से उनके लोग वहां रहे हैं, जिनको उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट दिया है, जिनको उन्होंने पॉलिटिकल बेनिफिट्स दिए हैं, जिनको उन्होंने इंडिविजुअल बेनिफिट दिए हैं 50 साल की राजनीति में, वो तुरंत एकदम से कि हम रिजाइन कर रहे हैं आजाद साहब के सपोर्ट में। एक्चुअल में वो रिजाइन नहीं करें, वो ऑलरेडी उन्हीं के साथ थे। अब ये हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि रिजाइन दे रहे हैं उनकी सपोर्ट में। कुछ दिन गुजरने दो, उसके बाद सब साफ जाहिर होगा कि कितनी सपोर्ट है इनके पास। हाँ, इनके पास पैसा बहुत है, क्योंकि 50 साल की राजनीति में इन्होंने जो काम किए वो भी आपके सामने है, और 50 साल की राजनीति में इन्होंने पैसा कितना कमाया वो भी आप सबके सामने है। भीड़ को इकट्ठा करना, इनके पास पैसा है। मजदूर को 500 रुपया देकर, 600 रुपया देकर उससे ये कहा जाता है कि आप आइए, आपने वैसे भी दिहाड़ी लगानी है, तो वो दिहाड़ी आज अगर हमारे यहाँ लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? तो मजदूर भी कहता है कि एक तो मुझे खाना मिलेगा, एक तो मुझे 100 रुपया ज्यादा ही मिलेगा, और मुझे कोई काम भी नहीं करना है, सिर्फ एक बड़ा झुंड होगा, उसमें शामिल होकर आगे बढ़ना है। वो बड़े बड़े पब्लिक के जो बड़ी गैदरिंग्स हैं, वो ये दिखाने में कामयाब तो होंगे, लेकिन सियासी तौर पर कामयाब नहीं हो पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज़ाद साहब का एक बहुत बड़ा कद था। आज़ाद साहब की जम्मू कश्मीर को वाकई में ज़रूरत थी। आज़ाद साहब की इज्जत थी। और आज़ाद साहब आज जम्मू कश्मीर को जोड़ते तो हमें भी अच्छा लगता। लेकिन आज इस वक्त अचानक से ये फैसला करना कि मैंने कांग्रेस से रिजाइन किया, कांग्रेस से रिजाइन किया वो अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस के बाद अपनी पार्टी बनाना ऐसे वक्त पर जहां जम्मू कश्मीर ऑलरेडी खसारे में है, जहां आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की तबाही हो रही है, ऐसे वक्त में आपको एक बड़ी पार्टी बनाने का ऐलान करना जरूरी नहीं था। मैं समझता हूं कि रीजनल, अगर आपको वाकई में जम्मू कश्मीर की फिक्र है, अगर आपको वाकई में जम्मू कश्मीर की चिंता है, तो जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज भी थी और एग्जिस्टिंग नेशनल पार्टीज भी थी। लेकिन आप अलग से पार्टी बनाकर जम्मू कश्मीर के मैंडेट को भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है 50 साल की राजनीति में आपने कांग्रेस में रहकर जो नाम कमाया, और कांग्रेस ने ही आपको गुलाम नबी आजाद बनाया। आप तो आजाद थे, आप छोटे एक दूर दराज गांव से ताल्लुक रखने वाले एक गरीब परिवार से थे,
आप कोई करोड़पति और अरबपति नहीं थे। हाँ, कांग्रेस में जब बड़े बड़े पद मिले उसके बाद आप अरबपति और खरबपति बने। बहुत सारे आपके चाहने वालों को मेरी बातें बहुत कड़वी लगेंगी, लेकिन बात तो सच्चाई है और मैं अपनी सच्चाई से पीछे कभी नहीं हट सकता। सच्चाई बयान करूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस साल नहीं तो अगले साल नहीं तो 5 साल के बाद, 5 साल के बाद नहीं तो 10 साल के बाद मेरी बातें मेरे लोगों को समझ में आएंगी और इंशाल्लाह उस वक्त वो कहेंगे कि एक नौजवान लड़का था या एक नौजवान लड़का उस वक्त कह रहा था हमें कि ये बात सच है। आज जम्मू कश्मीर को जोड़ने की जरूरत, लेकिन जम्मू कश्मीर को तोड़ने आया। पहले बुखारी साहब, उससे पहले पीसी का चीफ सजाद गनी लोन साहब, अब गुलाम नबी आजाद। जब भारतीय जनता पार्टी के सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए तो इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। जिन लोगों के पास प्रॉपर्टीज हैं वो तो ईडी एनआईए से बच नहीं सकते हैं। यहां जम्मू कश्मीर में किसी के घर में एक कालीन भी देखते हैं तो एनआईए की रेड पड़ जाती है। आपके अरब, आपके खरब होकर भी अकाउंट्स में आपके घरों में रेड क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि आप सांड गांड करके बैठे हैं, क्योंकि आप इनके साथ मिले हुए हैं। आप जम्मू कश्मीर का सौदा कर रहे हैं। जो गुलाम नबी आजाद साहब 5 अगस्त को तकरीर करते हैं और आंसू बहाते हैं और बहुत दुख से अपनी बातें बयान कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें 4 अगस्त का स्टेटस वापस चाहिए, वो आज कह रहे हैं हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड वापस दीजिए और इलेक्शन किसी भी तरह करा दीजिए। यानी कुर्सी, कुर्सी की हवस, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के। गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब आजकल सुर्खियों में है, बयानबाजी बहुत करते हैं। कुछ ही दिन पहले वो मड़वा वाड़वन के इलाके में आए तो उन्होंने तो सोनिया जी, राहुल जी, सोनिया जी, राहुल जी कहकर कांग्रेस और अपना प्रचार किया। आखिर अचानक से, और वो मड़वा में आकर ये भी बोले कि मुझे अपनी पार्टी बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। असल में उन्हें यह उम्मीद थी कि मुझे यहाँ का चेयरपर्सन बनाएंगे, चीफ बनाएंगे जम्मू कश्मीर में गुलाम अहमद मीर साहब के बाद। लेकिन वो ख्वाब उनका जब टूटा तो उन्हें लगा कि अब कहाँ चला जाए। और सुरली साहब की, आजाद साहब की ये कब से सुनने नहीं लगे थे गांधी परिवार वाले, और ये अचानक से ऐसा क्यों हो गया? दोस्तों, अगर उनकी सुनी नहीं जा रही थी, इसके पीछे एक रीजन होगा। रीजन यही है कि ये अंदर से बीजेपी के साथ मिले हुए थे और जब पार्टी को पता चला तो पार्टी ने इनको दरकिनार कर दिया। पार्टी ने इनके ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। पार्टी इनको ना ही इनको निकाली और ना ही इनको अंदर से एक्सेप्ट करने लगे। अब ये लोग क्या करते? ये लोग चाह रहे थे कि हम ही चीफ भी बने, ये लोग चाह रहे थे कि हमें कुर्सियों पे भी बैठे रहें, ये लोग चाह रहे थे, आजाद साहब चाह रहे थे कि मुझे लोकसभा का फिर से, राज्यसभा का फिर से मेंबर बनाया जाए, लेकिन उनकी जगह इमरान प्रतापगढ़ी को बनाया। और नौजवानों से तो इनको बहुत ही नफरत है। नौजवान सिर्फ नारे लगाएं, नौजवान सिर्फ इनके झंडे उठाएं, नौजवान सिर्फ सरूड़ी साहब और आजाद साहब जिंदाबाद के नारे लगाएं, इसी में ये लोग खुश हैं। नौजवान कभी पॉलिटिक्स में आए, शेख जफर जैसे नौजवान पॉलिटिक्स में आएंगे तो ये सारे मिलकर उसको हराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, शायद मेरी बातें आपको बुरी भी लगेंगी। आजाद साहब के और सरूड़ी साहब के चाहने वाले हो सकता है मेरे ऊपर बुरे बुरे कमेंट्स भी करेंगे, लेकिन एक दिन आप जरूर याद करेंगे कि आज जम्मू कश्मीर में एक बड़ी और अलग पार्टी की जरूरत नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के साथ वफादार होने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में इन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज बचाने के चक्कर में हमारी आने वाली नस्लों को भी गिरवी रखने का सौदा किया है। इन्होंने समझौता कर दिया है। अगर अभी भी नहीं समझोगे तो मिट जाओगे। एक मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सबसे बेहतरीन कैंडिडेट होगा, पैसों के हिसाब से नहीं, बेईमानी के हिसाब से नहीं, ईमानदार होगा, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उसका ख्याल रखना। उसे कभी भी चोरों से पीछे रहने मत देना, उसे आगे बढ़ाओ, तभी जाकर सियासी हालात ठीक होंगे और तुम्हारे और हमारे हालात ठीक होंगे। जब चोर को चुनोगे तो चोरी होगी, ईमानदार को चुनोगे तो ईमानदारी के साथ काम होंगे। तुम्हारे अस्पताल, तुम्हारे स्कूल, सब कुछ वीरान है। तुम गली कुचों में पड़े रहते हो, तुम्हारी बिलें नहीं बनती है, तुम्हारा पैसा खाया जाता है, तुम्हारा पैसा लूटा जा रहा है, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाता है। लेकिन ये गुलाम नबी आज़ाद साहब एज ए चीफ मिनिस्टर, इन्होंने जब इनकी अचीवमेंट्स देखते हैं, क्या इन्होंने अस्पताल ठीक किए, क्या इन्होंने सड़कें ठीक की, क्या इन्होंने बिजली को ठीक किया? इनके दौर में भी जम्मू कश्मीर से बिजली लूटी जा रही थी। इनके दौर में भी हमारे स्कूल ठीक नहीं हुए, इनके दौर में भी करप्शन खत्म नहीं हुई, इनके दौर में भी अस्पताल ठीक नहीं हुए। सेंटर के
हेल्थ मिनिस्टर होने के बावजूद भी क्या इन्होंने वो कुछ किया जो अरविंद केजरीवाल ने किया? अगर अरविंद केजरीवाल 8 साल के दौर में वो भी एक यूटी में तमाम लोगों को फ्री इलाज दे सकते हैं और स्कूलों को बेहतर बना सकते हैं, तो क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब नहीं बना सकते थे? सेंटर में रहकर हेल्थ मिनिस्टर होकर क्या एक भी ऐसा स्टेट दिखाइए जहां इन्होंने हेल्थ सिस्टम को ठीक किया? कहीं बिल्डिंग है तो डॉक्टर नहीं, कहीं बिल्डिंग है तो मशीनरी नहीं, कहीं बिल्डिंग है तो वहां का स्टाफ इनकम्प्लीट, तो कहीं आपने देखा हो हेल्थ सेंटर सैंक्शन तो है, फंक्शनल नहीं है। तो ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया, इसको सिस्टम नहीं कहते। सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें पूरा, जैसे दिल्ली में हमने देखा, हम कितना भी डिफरेंसेस रखते हो अरविंद केजरीवाल से, लेकिन इस बात से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि उन्होंने दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को बहुत ठीक किया, उन्होंने वहां के एजुकेशनल सिस्टम को बहुत ठीक किया, उन्होंने वहां करप्शन पे बहुत लगाम लगाई। क्या ये कुछ नहीं कर सकते थे? इस तरह नहीं किया, फिर भी ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं कि आजाद साहब फलाना, आजाद साहब फलाना, आजाद साहब फलाना। आजाद साहब की इज्जत अपनी जगह, उनकी अचीवमेंट्स अपनी जगह। ये वो आजाद साहब है जिनको कांग्रेस ने एक दूर दराज गांव से उठाकर जब ये इलेक्शन जीते तो हार गए, 200 कुछ वोट्स आए, उसके बाद इनको महाराष्ट्र ले गए, उसके बाद जब ये यहाँ एमपी थे, एमपी अगला इलेक्शन यहाँ पर एमपी का इलेक्शन हार गए, उसके बाद इनको राज्यसभा का मेंबर लिया, उसके बाद इनको हेल्थ मिनिस्टर तक बनाया, और आज ये आजाद साहब उन उसी कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। भाई आप ही जब आप जब तक उसमें रस था, जब तक वहां जूस मिलता था आपको, जब तक लस्सी थी वहां पर, जब तक सब कुछ अच्छा था, तब तक आप ही लोग वहां पर थे। जब आप लोग थोड़ा बहुत कहीं कमजोरी आ गई, डगमगाने लगे, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, तो यकीनी तौर पे फिर कमजोरी तो आएगी। कमजोरी इंसानों की बेईमानी से आती है। एक इंस्टीट्यूशन कब कमजोर होता है? जब वहां बेईमान निकलते हैं लोग। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कब कमजोर होती है? जब वहां के लोग, उस पार्टी के लोग बेईमान होते हैं। तो आजाद साहब, क्या आप ये मानेंगे कि आप उस पार्टी में रहकर एक बेईमान लीडर थे? इस बात पे तो आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन खैर, जितना भी कुछ तजिया मैंने करना था मैंने किया। मेरे दोस्तों, गुलाम नबी आजाद साहब की जो पार्टी बनने जा रही है, ये जम्मू कश्मीर को कोई बेनिफिट नहीं देने जा रही है। ये आजाद साहब को इंडिविजुअल बेनिफिट देगी और जम्मू कश्मीर के मैंडेट को बड़े पैमाने पर डिवाइड कर सकती है। उसके बाद आजाद साहब के लिए मेरे ये सवाल है, आजाद साहब, क्या जरूरत पड़ी आपको अपने एक अपना ही इंस्टीट्यूशन बनाने की, वो भी उस मोड़ पर जब हम ऑलरेडी खसारे में हैं? आजाद साहब, आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आज कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, आज तक कहां थे? आज हमने 50 20 सालों से 30 सालों से आप ही के नाम से कांग्रेस सुना है, और कांग्रेस एक इंस्टीट्यूशन है, कांग्रेस भला है, कांग्रेस फला है, कांग्रेस दिस है, कांग्रेस दैट है। आज आप ही हमें बता रहे हैं, आप आपने चैप्टर ही अलग बदल दिया, आपने पेज ही पलट दिया, और आप ही आज हमें वही मास्टर, वही किताबें, और आज पढ़ाने में आपकी कहां से ये अलग ही दास्तान आ गई? दोस्तों, जब कोई बेईमान होता है ना किसी जगह पर, उसने तो फिर कुछ ना कुछ कहना होता है, और आजाद साहब ने कहने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। और जितने भी उनके साथी हैं, वो हारने वाले हैं अपनी हर जगह पर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। पिछले 8 सालों से हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने जुल्म किए यहाँ पर, लेकिन ये आजाद साहब पिछले 15 सालों से कहां पर बैठे? दिल्ली में बैठे। और क्या कर रहे हैं? कभी कभार वो तकरीरें वहां पर कर रहे हैं। तकरीरों से बेहतर है ग्राउंड लेवल पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ चपरासी परेश, यहाँ एक छोटा सा, यहाँ थाने में जाकर एसएचओ तंग करता है लोगों को, यहाँ डीएसपी तंग करता है, यहाँ पटवारी तंग करता है, यहाँ फॉरेस्ट गार्ड तंग करता है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तंग करता है, यहाँ एसडीएम तंग करता है, यहाँ करप्ट लोग तंग करते हैं, यहाँ यहाँ लीडर लोग आपसी दुश्मनी करके लोगों को तंग करते हैं। आपको वहां खड़ा होना चाहिए था। आज सरूड़ी साहब को फोन करो, जनाब पुलिस स्टेशन साथ आ जाओ, बोलेंगे हमारे पास तो पावर ही नहीं है। जाकर उधर डीडीसीज हैं, उधर बीडीसीज हैं। जब आप डीडीसीज और बीडीसीज की बात करते हैं तो बैठ जाओ घर। अब नहीं, जो ही इलेक्शन आएंगे तो ये हर जगह पहुंचते हैं। दरअसल इनको अपनी प्रॉपर्टीज बचाने की फिक्र है। जब सरूड़ी साहब को एनआईए ने बुलाया तो सुनने में यह आता है कि अल्ताफ बुखारी साहब ने उनको बचाया उस वक्त, और सरूड़ी साहब ने अंदर अंदर से फैसला कर लिया था कि वो अपनी पार्टी में जाएंगे।
लेकिन फिर अचानक से इन्होंने प्लान बनाया होगा कि अपनी पार्टी में जाने के बजाय या कांग्रेस में रहने के बजाय, क्योंकि अब जितना ब्रांड बेचना था इन्होंने कांग्रेस का उतना तो इन्होंने बेचा। अब जब बारी आई, पब्लिक नाराज हो गई, इनके ओहदे जब ये अमीर थे, जब ये ताकतवर थे, तब ये लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे थे। अब जब ये कमजोर हो गए तो अलग अलग तरीके लगाकर, अलग अलग चेहरे बनाकर ये हमारे सामने फिर आएंगे। लेकिन तुम्हारी नसीब में सिर्फ हार होगी इंशाअल्लाह ताला। तुम ही हो वो लोग जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को बेचा, और तुम्हें ये जमीन कभी माफ नहीं करेगी। और हम बगावत करेंगे तुम्हारी। हम तुम्हारे जुल्म ने हमें तुम्हारा बागी बनाया, हम तुम्हारे बागी नहीं होते अगर तुमने वफा की होती। और जब तुम्हारे पास वफा का दौर था, तुम बेवफा थे। दिल्ली के शहरों में जाकर तुम ऐशो आराम की जिंदगी गुजार कर अपनी प्रॉपर्टी बना रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम, यहाँ के नौजवान का खून बेचकर तुमने अपने महल बनाए। तुम्हें रब हिसाब लेगा। और याद रखना, रब तुम्हें इसी दुनिया में जलील करेगा, उस दुनिया की तो बात ही नहीं। और मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इन मक्कारों का साथ देना छोड़ दें। इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में आकर क्या क्या किया है। आज वो ताज महिदीन अपने आप को 80 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, जहां इनको कब्र में जाकर वहां इनके कीड़े मकोड़े खाते, वहीं आज हमारे यहाँ पार्टी बना रहे। जहां इनको तौबा करना चाहिए था अपने गुनाहों का, जो किए हैं इन्होंने पिछले 40-50 साल से, वहीं आज ये पार्टी बना रहे और अगले 50 साल तक के लिए हमें गिरवी रख रहे हैं। हमारी आने वाली नस्लें हमसे सवाल पूछेंगी, इन बुजुर्गों से नहीं, इन 70 साल के सियासतदानों से नहीं, बल्कि हमसे, कि जब तुम्हारे दौर में जुल्म हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे। जब तुम्हारे दौर में जम्मू कश्मीर को बेचा जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे। गुलाम नबी आज़ाद साहब और गुलाम मोहम्मद सरूड़ी साहब, जम्मू कश्मीर की आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो तुम्हारी असलियत को जानती है। मुझे जवाब दो, तो तुम R&B मंत्री थे सरूड़ी साहब, तुमने क्या किया जम्मू कश्मीर की सड़कों का। आप मुझे बताएं, कितनी प्रॉपर्टी आपने बनाई। कांग्रेस में रहकर ही वो प्रॉपर्टी बनाई आपने। आजाद साहब, आपने ये प्रॉपर्टी कहां से बनाई। आपका बैकग्राउंड क्या है। क्या आप इतने अमीर पहले से ही थे। यकीनन नहीं थे। आप लोग हमारा खून चूस कर अमीर बने हो। और बहुत सारे लोग कमेंट करने लग जाएंगे, आजाद साहब ये, आजाद साहब जिंदाबाद। यकीनन तुम्हें बेनिफिट दिया होगा उन्होंने, इंडिविजुअल बेनिफिट। सिस्टम तब भी खराब था, आज भी सिस्टम खराब है। और सिस्टम कभी इंडिविजुअल बेनिफिट से नहीं बनता है। सिस्टम एज अ होल सोसाइटी को देखकर बनाया जाता है। हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर खराब, हमारा एजुकेशनल सिस्टम खराब, हमारे यहाँ छोटा से छोटा पटवारी भी करप्शन करता है और बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट भी यहाँ पर करप्शन करता है। और तुम्हारे होते हुए जम्मू कश्मीर से 370 को लूटा गया। तुम्हारे होते हुए, तुम्हारी बेवफाइयों ने, तुम्हारी जालिमाना हरकतों ने, तुम्हारे गंदे कानूनों ने, तुम्हारी गंदी राजनीति ने जम्मू कश्मीर से 370 भी हमसे अलग किया। और जम्मू कश्मीर में ये जो हो रहा है आज, ये सब कुछ तुम्हारी कर्म फरमाइयाँ है। और तुम्हें रब इसी दुनिया में जलील करेगा। तुम्हें रात की नींदें नहीं आएंगी। और तुम यहाँ के खून से जो महल बनाए हो, एक भूकंप ही काफी है उस महल को गिराने के लिए। आई होप यू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर will not misunderstand me, and people of Jammu and Kashmir will try to find the facts about the new political developments in Jammu and Kashmir. Thank you so much.